Okay, so I have told you about that miscellaneous question number 12. So I guess now I should move to next chapter, measures of dispersion. अभी देखो, तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखती हूँ मैं. वैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये स्टैटिस्टिक्स के बहुत दो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मोड, मीडियन. ओके, तो और डिस्पर्शन में जो आता है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या बताता है अपन को? एवरेज. हम एवरेज मतलब सिर्फ मीन की तरफ देखते हैं, ऐसा नहीं होता है. एवरेज मतलब वो दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मीडियन, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मीन. ओके, सो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मीन, मोड, मीडियन. इट इज एक्चुअली मीन, मोड, मीडियन. Okay, so it is not only अरिथमेटिक मीन, इट कैन बी ज्योमेट्रिक मीन, इट कैन बी हार्मोनिक मीन ऑल्सो. अब ये सब चीजें अभी नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? बाद में फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में जब तुम मतलब जो सीए, जब सीए फाउंडेशन करना चाहोगे तो ये सब चीजें है हमें आगे जाके मैथमेटिक्स में. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो दो ब्रांचेस है स्टैटिस्टिक्स की, दो कॉन्सेप्ट्स है स्टैटिस्टिक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी and measures of dispersion. तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, वो तुम लोगों को देता है एवरेज वैल्यू. और डिस्पर्शन मतलब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तुम लोगों को देता है स्कैटर्डनेस. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तुम लोगों को क्या देता है? स्कैटर्डनेस. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम लोगों को क्या देता है? एवरेज वैल्यू. ओके, सो दो अलग अलग चीजें. जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने तुम लोगों को बोला, सपोज क्लास 1, क्लास ए एंड क्लास बी, दो चीजें हमारे पास है. क्लास ए में एवरेज मार्क्स जो भी है स्टूडेंट के, दैट इज 32. एंड क्लास बी में एवरेज मार्क्स जो है, दैट इज 30, लेट्स से 30. तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, एवरेज मार्क के हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि क्लास ए जो है वो ज्यादा मतलब अच्छा है पढ़ाई में क्लास बी के कंपैरिजन में. लेकिन मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया, क्लास ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर मैंने लिए तो मुझे कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है. अभी मैं एग्जैक्ट एवरेज 32 आएगा ऐसा डेटा नहीं ले रही हूँ, बट मैं तुम लोगों को लगभग समझा रही हूँ कि कैसे सिचुएशन होता है. तो सपोज कुछ मार्क्स मुझे दिखाई दिए 40, 20, 10, 35, लेट्स से 15, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ मार्क्स है. ओके, एंड जहां पे 30 एवरेज है, उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से है, 28, 30, 32, ओके, 26, 34, कुछ इस तरीके के मार्क्स है. क्या समझ में आया हम लोगों को कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज भले ही 30 आ रहा है, लेकिन उनके मार्क्स काफी अच्छे हैं, इंडिविजुअल मार्क्स. यहाँ पे ये जो एवरेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये 40 लाने वाला एंड 35 लाने वाला. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा क्लास ए है उसमें सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स होशियार है. पूरा क्लास को होशियार नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पे. दो ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं. क्लास बी में क्या सिनारियो बन रहा था? क्लास बी में क्या सिनारियो है? भले ही एवरेज मार्क 30 है, लेकिन एवरी स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग क्वाइट गुड. ओके, सो इसीलिए अपन को जरूरत पड़ती है डिस्पर्शन की, मतलब स्कैटर्डनेस की. सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी तुम्हें ये वैल्यू बताएगा, और डिस्पर्शन तुम्हें बताएगा कि कितना स्कैटर्डनेस है तुम्हारे डेटा में. ओके, तुम्हारा 45 एंड 15, 10 ऐसा स्कैटर्डनेस है, या फिर 26 टू 34 ऐसा स्कैटर्डनेस है. ये तुम लोग को कौन बताएगा? मेजर ऑफ डिस्पर्शन. समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? yes, so that is very important thing. This is very 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 important thing. Okay, so remember this thing. ओके, सो समझ में आया? तो ये सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं अपने मीन, मोड, मीडियन.
ये तीन चीजें उसमें आती है। अभी मीन के भी तीन टाइप्स है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब स्कैटर्डनेस में, हाँ इसमें एक्चुअली पार्टीशन वैल्यूज भी आते हैं, लेकिन पार्टीशन वैल्यूज को अपन एवरेज नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एवरेज नहीं देता है अपन को, डेटा को डिवाइड करता है वो, ओके। तो उसको अपन ये नहीं बोलेंगे, आई मीन सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में दो चीजें होती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में देर आर टू थिंग्स, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन and here it is relative measures of dispersion, okay. So absolute measures of dispersion, नाम से पता चलता है कि रिलेटिव मतलब रिलेटेड टू समथिंग। तो जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, ये अपन यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, और जो एब्सोल्यूट है वो उसको कंपैरिजन में यूज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा के लिए ही यूज होंगे। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैसे यूज होंगे? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दोज विल बी यूज्ड फॉर योर दिस थिंग कंपैरिजन। टू डेटा है, मुझे कंपेयर करना है हाइट एंड वेट, ओके। तो हाइट का स्कैटर्डनेस कैसे हो रहा है, वेट का स्कैटर्डनेस कैसे हो रहा है, तो ये मुझे पता चलेगा रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से, ओके। सो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमें कंपेयर करके नहीं देंगे, ठीक है। सो ये था अपना एक बेसिक बैकग्राउंड बिहाइंड योर डिस्पर्शन। अभी हमें पढ़ना क्या है इसमें, वो देखते हैं, है ना। हमें क्या पढ़ना है इसमें, लेट्स चेक इट आउट। पढ़ना क्या है अपन को यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे पढ़ना है रेंज एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट के अंडर अपन पढ़ेंगे रेंज। दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्वार्टाइल डेविएशन, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके पीछे ना एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इतना पावरफुल कंसेप्ट है ना, कि मतलब जो बिजनेसेस चलते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, तो वहां पे ना ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कोई दो कंपनीज को कंपेयर करना है, हमें डिसीजन लेना है कि कौन से कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इट इज अगेन बेस्ड ऑन योर वेरिएंस। तो बट यहाँ पे वेरिएंस यूज होगा क्या? नहीं, यहाँ पे वेरिएंस यूज नहीं होगा, क्योंकि अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम्स अंडर योर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है, क्या बोला मैंने तुम लोगों को, कि तुम अगर कोई चीज कंपेयर कर रहे हो तो तुम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं यूज करोगे, तुम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करोगे। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल हेल्प यू टू कंपेयर द थिंग्स, ओके। अब क्वार्टाइल डेविएशन, यस कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये है इसका करस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, एंड इसका रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके। तो ये सब सिचुएशंस हमारे पास है, अंडरस्टूड? यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, फिर से एक बार मैं चीजें रिपीट करती हूँ, क्योंकि कोई लेट ज्वाइन हुआ है, किसी को किसी में प्रॉब्लम है, ओके। यस यस, आई रिपीट इट अगेन। देखो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में क्या डिफरेंस है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या डिफरेंस है, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो जरा, मैसेज चैट बॉक्स में बताओ मुझे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी and measure of dispersion. अच्छा मानसी, I guess you missed it, that explanation.
यस, ओके। देखो, मैंने दो क्लासेस का एग्जांपल लिया था, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में मैंने बोला था कि क्लास ए के एवरेज मार्क्स, मतलब मान के चलो मीन मार्क्स, ओके, मीन मार्क्स, लेट्स से अपन डेटा ले लेते हैं 40, 20, 32, or else I will take it as 35 and 10. कितना आ रहा है फिर ये? 40 plus 10 plus 20 plus 35 plus 10, एवरेज अगर तुम लोगों ने निकाला डिवाइड बाय 5 करके, तो वो तुम लोगों को मिल जाएगा 23। ओके, तो यहाँ पे मीन कितना आ रहा है? 23। ओके, मीन इज 23। अब मैंने और एक एग्जांपल लिया, 23, 21, or else 22, 21, then 24, 25। ओके, ऐसा एक डेटा है। तो इसका भी मीन आएगा, तुम लोग अगर चेक करोगे तो 23 ही आएगा। इसका भी मीन 23 है, इसका भी मीन 23 है। ओके, तो हम क्या सोचेंगे कि अरे भाई दोनों क्लासेस इक्वली होशियार है, दोनों क्लासेस पढ़ाई में इक्वली अच्छे हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा सिचुएशन? क्योंकि अगर तुमने देखा तो क्लास ए में जो भी 5 बच्चे हैं, वो 5 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काफी अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, है ना? तो मैंने सपोज सिर्फ मीन के बेसिस पे जज करना डिसाइड किया, मतलब मुझे दो क्लासेस को सिर्फ मीन के बेसिस पे जज करना है कि हाँ इसका एवरेज मार्क्स 23 है, इसका एवरेज मार्क 23 है। तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ चलो दोनों क्लासेस इक्वली इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर मैंने मार्क्स देखे एक्चुअल में, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्लास ए में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली होशियार है। बाकी के 3 स्टूडेंट्स तो उनको तो 10-20 मार्क्स मिले सिर्फ। और वही चीज मैंने क्लास बी में देखी, मार्क्स लेके देखे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 21, 22, 23, 24, 20 काफी कंसिस्टेंट मार्क्स है। क्लास बी में भले ही 40-35 मार्क्स वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो मतलब उनके मार्क्स में इतना वेरिएशन नहीं है, वो उनके जो मार्क्स है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे पूरा का पूरा मीन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? बस ये दो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मुझे कैसे समझ में आया? ये मुझे एक्चुअल मार्क्स देख के समझ में आया। सिर्फ मीन के बेसिस पे अगर मैं जज करती तो भैया फेल थी बात मेरी, है ना? इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट टू जज ऑन द बेसिस ऑफ मीन। तो ये जो मीन है ना, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी सिर्फ मीन ही सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है, तो मीडियन, मोड, ये सब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। ओके, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों नंबर्स आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो तुम लोगों को सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉर दैट डेटा देगा। रिप्रेजेंटेटिव पता है ना, कोई क्लास का एक सेक्रेटरी होता है, वो क्या होता है? उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वैसे ही पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की नजर से अगर अपन देखें, तो ही तुम्हारा मीन, मोड एंड मीडियन अपन बोल सकते हैं। लेकिन अगर तुम डेटा को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट द राइट वे। देन वी मूव टू डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या बताएगा? तुम्हारा डेटा जो है वो कितना स्कैटर्ड है, तुम्हारा डेटा जो है वो कितना स्कैटर्ड है, उसमें कितना स्कैटर्डनेस आ रहा है, वो तुम्हें कौन बताएगा? वो तुम्हें बताएगा अपना डिस्पर्शन। अब क्लियर है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के बीच का डिफरेंस? प्लीज बताओ मुझे, जिनको समझ में नहीं आया था। इज देयर एनी डाउट नाउ? गुड, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था। बेसिकली क्या है ना, तुम्हारा जो लेसन है ना, वो गलत तरीके से स्टार्ट किया उन्होंने। उन्होंने वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए था पता है? उन्होंने वो सेंट्रल टेंडेंसी पहला चैप्टर रखना चाहिए था और मेजर ऑफ डिस्पर्शन दूसरा चैप्टर रखना चाहिए था। उन्होंने क्या सोचा पता है? तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में वो मीन, मोड, मीडियन सीख चुके हो, तो सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर नहीं बनाएंगे अपन, सिर्फ पार्टीशन वैल्यूज का चैप्टर बनाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन ये एक्चुअली चाहिए था अभी स्टैटिस्टिक्स के लिए। ओके, लेट इट बी, दैट पार्ट इज डिफरेंट थिंग। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या बोला मैंने? डिस्पर्शन नेम इटसेल्फ विल टेल यू, इट रिप्रेजेंट्स स्कैटर्डनेस।
इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्कैटर्डनेस। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड एक होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के दो कैटेगरीज होती है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मींस व्हाट, बेसिकली एक फर्म वैल्यू। ओके, मतलब अभी जैसे सपोज मैं तुम लोगों को बोलूं, तो लेट से मैंने बोला कंपनी का 2019 का प्रॉफिट है 30 करोड़, 2019 का प्रॉफिट है 30 करोड़, कंपनी का, कोई तो भी बिजनेस का, ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन अगर मैंने बोला कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट 5% से बढ़ा है इस बार, तो ये 5% जो है वो गया रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। ओके, ध्यान दो अच्छे से, मैंने जो एग्जांपल बोला देखो, कंपनी का 2019 का प्रॉफिट है 30 करोड़, एंड ये पहला स्टेटमेंट था मेरा। दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या किया, कंपनी का प्रॉफिट 5% से बढ़ा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 5% जो है ना, दैट इज रिलेटिव मेजर, एंड जो 30 करोड़ है वो हो गया एब्सोल्यूट मेजर। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर में। गॉट द पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर में क्या डिफरेंस है, कंफर्म, यस और नो, समझ में आया नहीं आया, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके, सो अपन के पास दो चीजें हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखने के लिए, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट में अपन पढ़ने वाले हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके अंडर वेरिएंस आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एक्चुअली वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और रिलेटिव मेजर्स में अपन सीखने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो फिर यस, अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस, ये जो दो चीजें है ना, ये बहुत पावरफुल चीजें है। मतलब बाकी ऊपर के दो यूज भी नहीं होते ज्यादा ज्यादा, मतलब मैंने तो नहीं सुना है ज्यादा यूज होता है वो, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ना तुम्हारा, प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा, फॉर मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर। ओके, सो अगर वाइज इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा। कौन सी, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा इसका डेप्थ में नॉलेज ना मैं 11th के लेवल पे नहीं देती हूँ जनरली, मैं इसको फाउंडेशन में अच्छे से एक एग्जांपल लेके वगैरह बताते हैं, मतलब उसके बेसिस पे एग्जांपल ही आता है इनफैक्ट, तो वहां पे मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करती हूँ ये सब चीजों को। मैंने बस तुम लोगों को एक ओवरव्यू दिया है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ओके, सो यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा। तो ये था पूरा बैकग्राउंड। ओके, ये पूरा क्या था, बैकग्राउंड। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली क्या बताता है, स्कैटर्डनेस बताता है, डेटा का स्प्रेड बताता है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब आते हैं थोड़ा सा एक्चुअल कैलकुलेशन के पार्ट पर, जो हमें मार्क्स देने वाला है, मार्क्स दिलाने वाला है। सो पहले अपन एब्सोल्यूट सीखेंगे। ओके, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है रेंज। वेरी फर्स्ट measure of dispersion which come under this is range. Okay, so range is what, largest observation minus smallest observation. Okay, so range is what, largest observation minus smallest observation. Okay, that is range. So it is represented by R is equal to what, L minus S. This is range. R is equal to what, L minus S. That is what your range. तो आसान है यार, यहाँ पे तुम लोग मुझे रेंज बता सकते हो, क्लास ए के मार्क्स में क्या रेंज होगा, जस्ट बाय, मतलब looking at the expression you can tell me what would be the range of marks for class A.
Yes. What would be the range of marks for class A? 5. No. 30 is the answer. Mansi and Ovi ने सही दिया है. Largest observation is what? 40. Smallest observation is what? 30. अरे भैया. Smallest observation is what? Sorry, 10. तो रेंज क्या हो गया? 30. है ना? रेंज क्या हो गया? 30. Getting my point? Yes. समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला? Yes. So largest observation minus smallest observation is what? Your range. Okay. Next. आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा. ये हो गया रेंज के बारे में. क्लास बी के बारे में बताओ मुझे जरा. रेंज क्या हो सकता? क्लास बी के केस में रेंज क्या हो सकता? करेक्ट. तो रेंज क्या हो गया? 25 minus 21, it is 4. Okay. 25 minus 21, it is what? 4. Okay. अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे. इस पर्टिकुलर केस में, इस पूरे केस में, यस, ये कौन सा डेटा था? विच डेटा इट वाज? Which data it was? It was raw data. Perfect. It was which data? Raw data. Okay. तो raw data के लिए range कैसे find out करते हैं? इसमें कोई किसी प्रॉब्लम है? Yes. raw data में range कैसे find out करते हैं? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? Please tell me. कंफर्म करो सब लोग, क्योंकि कैसे फिर अपन को आगे बढ़ना है ना. तो अगर तुम कंफर्म नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पक्का? जाए फिर आगे. आगे बढ़ते हैं अभी. सो रॉ डेटा के केस में अपन ने देखा रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब अपन देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा के केस में रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके. अनग्रुप्ड का भी सेम ही सिनेरियो है, वैसे कुछ डिफरेंस तो है नहीं, बट स्टिल ये एक्स वैल्यूज है, ये एफ वैल्यूज है. यहाँ पे 30, यहाँ पे 5, यहाँ पे 40, यहाँ पे 2, 25, 6, 35, 10, 45, 7. बताओ इसका रेंज. कौन कौन सोच सकता है? कौन सही से बता सकता है? यस. बताओ बताओ जल्दी बताओ. देव ने सही बताया है. बाकी लोग? यहाँ पे ना एक कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की. यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, गड़बड़ किसमें करते हैं पता है? ऑब्जर्वेशंस क्या है और फ्रीक्वेंसीज क्या है, इसमें गड़बड़ कर देते हैं. वो फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं. 15 कैसे आया? 15 नहीं आना चाहिए. ओके देखो, ये होते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस और ये होता है अपना फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमारे डेटा का पार्ट होता ही नहीं है. फ्रीक्वेंसी अपन उस डेटा को सॉर्टेड फॉर्मेट में लिखने के लिए रखते हैं. फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने डेटा का पार्ट होता ही नहीं. अपना डेटा कैसे होता है पता है? 30 को 5 बार लिखा, ये ऐसा डेटा होता है अपना. 40, 40, 25, 25, 25, 25, 25, 25. तो अपन के पास ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है और अपन उसको टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं. और टेबल फॉर्मेट में लिखने के कारण हमें ये फ्रीक्वेंसीज दिखाई देती है. एक्चुअली हमारे डेटा में क्या होता है फिर? हमारे डेटा में ये 30, 40, 25, 35, 45 यही चीजें होती है. ये होता ही नहीं अपने अपने डेटा में. ओके. तो अगर मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है तो मैं इसकी तरफ क्यों देखूं? इसकी तरफ मैं देखूंगी ही नहीं, क्योंकि वो मेरे ऑब्जर्वेशंस है ही नहीं, वो तो मेरी फ्रीक्वेंसीज है ना. तो हमें उसकी तरफ क्यों देखना है? हमें उसकी तरफ देखना ही नहीं है.
हमें किसकी तरफ देखना है? हमें इसकी तरफ देखना है, x की तरफ देखना है। गेटिंग माय पॉइंट? हमें कहाँ पे देखना है? x की तरफ देखना है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा फिर ये सीन? चलो देखते हैं फिर अभी। रेंज क्या होगा फिर अभी? यस, व्हाट इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 45. What is smallest observation? Smallest observation is 25. So range is equal to largest observation minus smallest observation. So largest observation is 45 minus smallest observation is 25. So it becomes how much? 20. It becomes how much? 20. Okay. So this is your range. चलो, ये था अनग्रुप डेटा का सिचुएशन। अब ग्रुप्ड डेटा। ओके, चलो। ग्रुप डेटा मतलब क्या होंगे? क्लासेस होंगे एंड फ्रीक्वेंसीज होंगी, है ना। ग्रुप डेटा मतलब अपने पास क्लासेस होंगे एंड फ्रीक्वेंसीज होंगी। ओके, सो क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज अपने पास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60। हाँ, बताओ अभी रेंज क्या होगा? कौन गेस कर सकता है? व्हाट कुड बी द रेंज? करेक्ट, दो आंसर्स मेरे पास है, सही है, तीसरा भी सही आया है। हम्म, मानसी गड़बड़ कर दी तुमने। मैंने जो चीज अभी एक्सप्लेन की थी ना, उसमें गड़बड़ कर दी तुमने। ओके, देखो, ग्रुप्ड के केस में, ग्रुप्ड डेटा के केस में हमेशा अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, क्या बोला मैंने? अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। ओके, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्लास। ये जो डिफरेंस है ये हमें देता है रेंज। ये हमें क्या देता है? रेंज। ओके, सो रेंज इज इक्वल टू, or else I will write L is equal to upper limit of highest class and sorry, हाँ सही है, and S is equal to lower limit of lowest class. Okay, so L is what? Upper limit of highest class. S is what? Lower limit of lowest class. So L is equal to upper limit of highest class is 60. S is lower limit of lowest class is 10. तो रेंज क्या हो गया? रेंज इज इक्वल टू L minus S, 60 minus 10, which is equal to 50. So range कितना हो गया? 50. Okay, so don't get confused between 50 and 40. ठीक है, so understood the concept of range? Yes, any doubt to anyone?
किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो यार. If there is any doubt, you can ask me. जाए फिर एक्सरसाइज की तरफ. चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन. ठीक है. हाँ, मेरा एक डाउट है यहाँ पे तुम्हारे तरफ, तुम आंसर करोगे. व्हाट इफ क्लासेस आर लाइक दिस? व्हाट वुड बी द रेंज? तुम बताओगे मुझे. व्हाट वुड बी द रेंज? यस. Okay. Remember one thing, whenever classes are not continuous, you will have to make them continuous and then only find out the range. Okay? अगर classes continuous नहीं है तो तुम्हें पहले उनको continuous करना पड़ेगा and फिर range जो है वो find out करना पड़ेगा. Getting my point? अगर classes continuous नहीं है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले उनको continuous बनाना पड़ेगा and फिर range find out करना पड़ेगा. Getting my point? ओके. तो क्लासेस को पहले कंटिन्यूस बनाओ. तो क्लासेस को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. तो कैसे कंटिन्यूस बनाएंगे? यस, 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में. सो हाउ मच इज दिस? 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5 and 49.5 to 59.5. ओके. तो क्या करना है अपन को? L is what? S is what? Range is what? L minus S. 59.5 minus 9.5, so which is 50. Okay. 59.5 minus 9.5, it becomes what? 50. That's the answer. Group data का. Okay. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा. ठीक है. Okay. Yes. Exercise 2.1. Range of the following data अपन को find out करना है. Okay. 575, 609, 335, 280, 729, 544, 852, 427, 967, and 250. Tell me fast, what will be the range? What is the range? Chalo fast. Tell me. Yes. How much is the range? 717? Huh. So largest observation. That is L is how much? Largest observation, it is 967. And smallest observation S, that is 250. है ना? So R is equal to L minus S. So 967 minus 250, it becomes 717. Okay. Colleges का क्या सीन है? कब स्टार्ट हो रहा है, कब नहीं हो रहा है? Yes.
कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ पता ही नहीं है यार। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नंबर ऑफ मिस्टेक्स 15, 20, 21, 12, 17। अरे सैटरडे तक ही है, संडे है ही नहीं। 10। चलो बताओ फिर क्या होगा सीन यहाँ पे। टेल मी फास्ट। एक मिनट, आई जस्ट, ओके। चलो बताओ फिर मुझे। गॉट इट? गॉट इट? यस। ओके, आसान है। अगेन सेम थिंग, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आई विल हैव टू परफॉर्म, है ना। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस smallest observation I will have to perform. Okay, so largest observation, which is L, and which is 20 in this case, है ना। Smallest observation S is how much? 10 in this case. So yes, range is equal to what? L minus S. It is 20 minus 10. Understood the point? It is, acha, 21, 20, sorry, 21. So 21 minus 10, it is equal to what? 11. Getting? Okay. So that's all. Next, find the range for the following data. Question number 3. क्लासेस दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है देखो। 62 to 64, 64 to 66, 66 to 68, 68 to 97, sorry 70, 70 to 72, और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 5, 3, 4, 5, 3। चलो बताओ, मुझे आंसर बताओ जल्दी फटाक से। यस, वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, ओके। So which is largest observation? 72. Okay, so largest observation L, 72. Smallest observation S is 62. And range is what?
L minus S, 72 minus 62, which is 10. Okay. यस, आगे बढ़े फिर अभी थोड़ा सा। चलो अभी अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास, विच इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो यस, क्वार्टाइल डेविएशन को अपन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं ध्यान दो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं इसको। इसको अपन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, लुक एट इट नाउ। व्हाई डू वी कॉल इट एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज? तो क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्या है? रेंज क्या होता है? यस, रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो रेंज के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? रेंज के साथ प्रॉब्लम ये है कि रेंज तुम्हारा कंसिडर करता है एक्सट्रीम वैल्यूज। रेंज क्या कंसिडर करता है तुम्हारा? एक्सट्रीम वैल्यूज। और कभी कभी ऐसे भी सिनारियोज आते हैं कि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में नहीं पता होता है। जैसे कि मान के चलो मैंने कुछ लेट्स से मैंने एक डेटा लिया और जिसमें मैंने ऐसे बोला कि बिलो स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स बिलो 30, आई डोंट नो हाउ मच बिलो। मैं बाकी क्लासेस का बेस लेके चलो मैं क्लास विड्थ डिसाइड भी कर दूं, लेकिन बिलो 30 वो 20 to 30 है, 10 to 30 है, या फिर 0 to 30 है, ये किस पे डिपेंड करेगा? बाकी क्लासेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब मैंने बिलो 30 बोला है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है टेक्निकली कि वो 10 to 30 होना चाहिए या फिर 20 to 30 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जब मैं ऐसा कुछ सिचुएशन सामने रखती हूँ, 30 to 40, 40 to 50, तो बिलो 30 अपन इसके बेसिस पे जज कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे 20 to 30 होना चाहिए। लेकिन हम गारंटी से नहीं बोल सकते इसको कि यहाँ पे 20 to 30 ही होना चाहिए। हम बोल सकते क्या उसको गारंटी से? नहीं। तो हाँ, अभी तक के कैलकुलेशंस में अपन ने वैसे ही किया है, क्योंकि अपन को ऑन पेपर कुछ तो सिनेरियो चाहिए, ऑन पेपर कुछ तो वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हमने बिलो 30 को 20 to 30 अभी तक कंसिडर किया है। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर आई विल से बिलो 30, तो वो 10 to 30 भी हो सकता है, 0 to 30 भी हो सकता है, या फिर 15 to 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे केसेस में रेंज जो है दैट गिव्स इनएक्यूरेट आंसर। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली रेंज जो है वो क्या देगा? तुम्हारा आंसर इनएक्यूरेट देगा। तो इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन पिक्चर में आया। इस वजह से क्या हुआ? क्वार्टाइल डेविएशन पिक्चर में आया। हम लोगों ने क्वार्टाइल्स कैसे देखा है? क्वार्टाइल मतलब वो डेटा को क्या करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। What does quartile do? Yes, quartiles. What do quartile do? Quartiles divide the data in 4 equal parts. है ना? Quartiles divide the data in what? 4 equal parts. तो फिर yes, 4 equal parts में क्वार्टाइल डेटा को डिवाइड करता है। तो लेकिन वो एक्सट्रीम वैल्यूज लेगा क्या? नहीं। सपोज मान के चलो कुछ इस तरीके का डेटा है, 20, 21, 22, 23, और else I'll take it like this, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये पूरा 20 to 30 तक का डेटा था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे? Q1 is equal to 22, Q2 is equal to 25, Q3 is equal to 28, है ना? तो पूरा जो डेटा था 20 से 30 तक का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। Q1 is equal to 22, Q2 is equal to 25, Q3 is equal to 28, है ना? तो यस, तो यहाँ पे एक्चुअल रेंज कितना था? 30 minus 20, मतलब 10 का रेंज था। लेकिन रेंज का ड्रॉबैक क्या है? रेंज क्या करता है? एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिडर करता है।
रेंज क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिडर करता है। हमें नहीं चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज। डू वी वांट एक्सट्रीम वैल्यूज? नो, वी डोंट वांट एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए पिक्चर में आया क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या करेगा, सिर्फ इतने बीच के वैल्यूज कंसिडर करेगा। क्या करेगा, सिर्फ बीच के वैल्यूज कंसिडर करके पूरे डेटा का जजमेंट करेगा। हाँ कि भाई डेटा ऐसे ऐसे डिस्पर्स्ड है। ओके, सिर्फ Q1 to Q3. So quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2. अब ये जो है ना Q3 minus Q1, इसको भी अपन रेंज बोलते हैं, लेकिन इट इज व्हाट, रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स। रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स ना, रेंज क्वार्टाइल्स का रेंज है, पर वो तो उसको अपन ऐसे भी बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये नाम है उसको, इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 minus Q1 is what? रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, Q3 minus Q1 अपॉन 2 है ना, Q3 minus Q1 अपॉन 2। तो अपॉन 2 मतलब हाफ किया उसको, हाफ किया मतलब उसको अपन बोलेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हाफ किया ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज को हाफ किया, दैट मींस इट इज व्हाट, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात, क्या बोला मैंने? यस, अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? बोलो बोलो बोलो। रेंज मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का सब्ट्रैक्शन, जैसे कि 20 एंड 30 का सब्ट्रैक्शन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का सब्ट्रैक्शन मतलब रेंज होता है। तो मैंने क्या बोला, जब भी इस तरीके का कुछ डेटा आता है तो रेंज फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली। हम ऑन पेपर तो कर लेते हैं उसको 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 कर लेते हैं एडजस्टमेंट, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसलिए अपन ने रेंज का आइडिया ड्रॉप किया। अपन कहाँ पे आए, क्वार्टाइल पे आए। तो क्वार्टाइल्स में मैंने पूरे डेटा को तीन चार पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पूरे डेटा को चार पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मुझे क्या, Q1 Q2 Q3 मिला, है ना, Q1 Q2 Q3 मिला। तो Q1 Q2 Q3 मिलने के बाद यस, क्वार्टर डेविएशन क्या होगा फिर, सॉरी, Q3 माइनस Q1 क्या होगा फिर, रेंज। किसका रेंज, क्वार्टाइल्स का रेंज, क्योंकि अपने क्वार्टाइल्स क्या होता है, Q1 Q2 Q3। तो क्वार्टाइल्स का रेंज क्या होगा, Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 इज व्हाट, रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल्स के बीच का, है ना, इंटर क्वार्टाइल्स के बीच का रेंज। दूसरी बात, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल, अभी जो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन इज व्हाट, रेंज का आधा, रेंज का आधा। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है दैट इज रेंज का आधा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आधा है, इस वजह से सेमी। Q3 minus Q1 है, that is why it is interquartile range. Okay, so it is semi interquartile range. Getting my point? It is what, semi interquartile range. Understood the fact? कैसे कैसे प्रोसीड किया अपन ने? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो यार। Is there any doubt in this? फिर से एक बार मैंने पूरा रिकैप कर दिया। Yes, बोलो अभी, जल्दी जल्दी बोलो, कंफर्म कंफर्म करो, कंफर्म। समझ में आया या नहीं आया, फटाक से बोलो। नहीं आया तो कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया है उनको कौन से पॉइंट पे समझ में नहीं आया, फिर मैं उस पे फोकस करूंगी। बोलो बोलो फटाक से। यस, जल्दी जल्दी बोलो, कहाँ पे समझ में नहीं आया? रेंज तुम्हारे पास 3 नंबर से मान के चलो, 3 नंबर से 10 12 15। रेंज क्या है उसका, 15 माइनस 10, दैट इज 5। सही बात है ना, 10 12 15, 3 नंबर से तुम्हारे पास रेंज क्या हो गया, वो 15 माइनस 10।
तो ऐसे ही मान के चलो तुम्हारे पास 3 क्वार्टाइल्स है, Q1 Q2 Q3, तो क्या हो गया रेंज, Q3 माइनस Q1, है ना। Q3 माइनस Q1 क्या हो गया, रेंज। किसका रेंज, क्वार्टाइल्स का रेंज। ओके, सो इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, इट इज व्हाट, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब अपना जो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन इज रेंज का आधा। क्वार्टाइल डेविएशन इज व्हाट, Q3 माइनस Q1 बाय 2। तो Q3 माइनस Q1 क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका आधा मतलब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। बस याद रखने का तरीका बता रही हूँ, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाय 2। ओके, मैं बस वो टर्मिनोलॉजीज तुम लोगों को समझा रही हूँ और कुछ नहीं है। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दी टर्मिनोलॉजीज, नथिंग एल्स। ठीक है, चले फिर आगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा। ओके, सो रॉ डेटा का एक क्वेश्चन करते हैं अपन अभी, ठीक है। चलो एक रॉ डेटा का क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज में है क्या कुछ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डेटा दिया हुआ है अपने पास 3, 16, 8, 15, 19, 11, 5, 17, 9, 5 एंड 3। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 3 3 वुड बी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आफ्टर दैट आई एम हैविंग 5 and 5, after that I am having 8, after that I am having 9, after that I am having 11, after that I am having 15, then it is 16, then it is 17, then it is 19, ascending order. What is n, what is n in this case, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। okay, n is 11। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन पढ़ो, हमें ढूंढना है क्वार्टाइल डेविएशन। हमें क्या ढूंढना है, क्वार्टाइल डेविएशन। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट QD। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है, Q3 एंड Q1 की जरूरत होती है। तो Q1 फाइंड आउट करते हैं फिर। ओके, सो Q1 इज व्हाट, 1 into n plus 1 by 4th observation. Okay, so n plus 1 by 4 means what, it is how much, 1 into 11 plus 1 by 4th observation. Okay, so this is how much, third observation. थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 5। ओके, Q3 3 into n plus 1 by 4th observation. Okay, so yes, 3 into n plus 1 is what, 11 plus 1 by 4th observation. Okay, which is how much, ninth observation. So what is ninth observation, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16. Okay, 16, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो गया, Q3 minus Q1 upon 2, 16 minus Q1 upon 2, which is equal to 11 by 2, which is what, 5.5. Done. This is for which data, this is for raw data. This is for which data, this is for raw data. Understood the point, समझ में आई बात, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो, got it।
ओके, सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मे बी क्वार्टाइल डेविएशन, मे बी अपना एब्सोल्यूट मेजर्स नेक्स्ट क्लास में नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अपन को। ओके, यस यस, आज का लेक्चर मैं ग्रुप पे भेजती हूँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ।